बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था वो भी बात करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों का था मास रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में जाने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम रिलेशनशिप होता क्या है और ये किस चीज़ को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है। द रिलेशनशिप परमिट्स अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन गैस। ये क्या करता है, कैलकुलेट करने में आसानी करता है एक वॉल्यूम गैस का फ्रॉम दी नोन वॉल्यूम ऑफ अनदर गैस। अगर हमें एक जो है गैस का वॉल्यूम पता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। याद रखिएगा वॉल्यूम में आपके पास मोस्टली जो है जब भी वॉल्यूम का जिक्र किया जाएगा उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी मेंशन करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है वो हम क्या करेंगे, अपना जो है वो रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। ठीक है, या कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को ख्याल में रखिएगा, ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। द व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्या वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इज रिक्वायर्ड टू बर्न, चाहिए होगा बर्न करने के लिए 500 डीएम क्यूब ऑफ इथीन गैस। यानी कि इथीन गैस का आपके पास जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है, 500 डीएम क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इथीन गैस के वॉल्यूम से ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, और क्या करना है, आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना ही था, साथ साथ अब किसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करोगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करोगे। ठीक है, तो आ जाइए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है C2H4, सही, साथ इसका रिएक्शन करवाया है, बर्न करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सही। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक, कितने वॉल्यूम का है ये आपके पास, अभी आपको यहाँ पे मोल रेशियोज का अगर देखें तो कितना वॉल्यूम होगा, 1 डीएम क्यूब, यानी कि आपके पास क्या है, 1 है। मोलर कंसंट्रेशन इसकी क्या है, 1 है। इसकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन 3 है। और इसकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्या चीज़ आ गई, ये इसका एक जो है वो मोल मेथड से हमने मोलर मास निकाल लिया कि मतलब इतना इतना इनके पास जो है वो वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, फॉर ऑक्सीजन अभी जो काम मैं सबसे पहले कर रही हूँ वो किसके लिए करूँगी, मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बात पहले की गई है, तो हम जो काम करेंगे वो ऑक्सीजन के लिए करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले हमने काम किया, 1 डीएम क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर्स 3 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एक जो है वो इथीन के मॉलिक्यूल को 3 मोल्स चाहिए, किसके, ऑक्सीजन के। ऐसा ही है, दिख रहा है आपको, वन जो है डीएम क्यूब किसका है, इथीन का, और 3 जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो हमने वही बात यहाँ मेंशन कर दी वर्डिंग में, 1 डीएम क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर्स 3 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, अब उन्होंने पूछा है कि 500 के अंदर कितनी होगी, सही। तो 500 डीएम क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। सही, आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, जो चीज़ यहाँ मेंशन होगी वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। सही, जो ऊपर वाली रॉ में मौजूद होगी वो चली जाएगी डिवाइड में, और जो नीचे आपके पास यहाँ मौजूद होगी वैल्यू वो कहाँ जाएगी, उसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा नीचे लेके चले जाइएगा और जो यहाँ मौजूद होगी उसके नीचे उसको मल्टीप्लाई में ले जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी चीज़ का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आया, 1500 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आप कितना है, 1500 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम बात करेंगे तो 1 डीएम क्यूब जो है वो इथीन का कितने उसको कितने रिक्वायर है, 2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1 डीएम क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर्स 2 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि क्या बन रहा है, उसके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। अब कितना होगा, 500 में कितना बनेगा, तो आपने क्या किया, 500 इस तरह लिखा, 500 ऑफ इथीन रिक्वायर्स 2 एज इट इज नीचे आ गया। मल्टीप्लाई में क्या चीज़ चली जाएगी, 500 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और डिवीजन में आपके पास क्या चला जाएगा, 1 डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास क्या बन गई, इसके जो आ गया आंसर वो आपके पास आ गया 1000 डीएम क्यूब। तो हमने क्या किया, एक जो है हमें गैस का वॉल्यूम मालूम था, सही, हमने क्या किया, दूसरे गैस का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपनी लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ। ये आपके पास खत्म हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम खत्म हो गया, मास मास खत्म हो गया, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब आपको आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को देखकर, इनके फॉर्मूलाज को देखकर आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, आपके पास किसी भी रिएक्टेंट को हम उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि बता सकते हैं कि कौन जो है वो लिमिट कर रहा है या कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल में आता है सोडियम सल्फाइड। कितने मोल्स हैं स्टूडेंट्स? 2 मोल हैं सोडियम सल्फाइड के, प्लस सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं? ओनली 1 मोल। उसके अलावा आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कितने मोल्स हैं स्टूडेंट्स? 4 मोल्स। ठीक है, तो अब जब इन तीनों का रिएजेंट्स को हमने जब कंबाइन किया, इनके पहले तो मैंने नीचे मोल्स भी मेंशन कर दिए हैं और इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस अब कैसे मेंशन किए हैं? सोडियम डाइसल्फाइड, आपको पता है सोडियम का कितना मास होता है? 23। ठीक है, 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक, 23 को अभी मैं इस 2 को काउंट नहीं कर रही, ठीक, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? Na2S की बात कर रहे हैं। सही, तो सोडियम कितना होता है स्टूडेंट्स? 23। 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो लिखेंगे आप। और सल्फर का होता है 32। 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32। ठीक है, इसको आप प्लस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 78। सही, जब इनको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 78। मोल्स 2 हैं तो मैंने इसलिए यहाँ क्या लिख दिया? 2 मोल्स। अब 78 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 156। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। आगे बढ़ते हैं। Na2CO3, इसका सोडियम का हो गया 23। 23 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कार्बन के साथ प्लस किया। कार्बन का कितना होता है? 12। 12 के साथ किसको प्लस किया? ऑक्सीजन के 16 को, और 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो किस तरह आएगा? 106। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको जी। सोडियम का हमने क्या रखा स्टूडेंट्स? सोडियम का हमने रखा 23, यहाँ मैं लिखती हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कार्बन कितना है आपके पास? प्लस 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो अब आपने क्या काम किया? इस तरह से इन सबको प्लस और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर लाओगे वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास होगा 106। अब कितने मोल्स हैं? एक ही मोल है, यहाँ पर एक मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं था तो एक था, तो हमने 106 ही इसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स आप लोग? सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 16 और 16 32। 32 एंड 32, जब आप 32 को प्लस कर दोगे 32 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 64। और कितने मोल्स हैं? 4 हैं, तो 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आंसर आएगा 256। तो ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह आपने जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ भी यही काम किया है। ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो आपके पास कंपाउंड है, ये क्या है आपके पास? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका जो आपके पास हो गया वो 474 हो गया। अब हम इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या करते हैं? मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसका। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कितने ग्राम सोडियम थायोसल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड होगा व्हेन 200 ग्राम ऑफ ईच 3 रिएजेंट्स आर रिएक्टेड टुगेदर। जब हम क्या करेंगे? 200 ग्राम लेंगे, ठीक है, तमाम रिएजेंट्स का। तीनों रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम डाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों रिएजेंट्स को अगर हम 200 ले लें तो हम कितनी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास थायोसल्फेट की प्रोड्यूस होगी। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इसका मास पता चल गया। सही, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, इसका भी मॉलिक्यूलर मास पता है, एक का मास पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे का मास निकाल सकते हैं। सही, तो अब क्या कौन सा वो रिलेशनशिप लगेगा इसमें? मास मास रिलेशनशिप लगा के आप सॉल्व करना। ये बहुत इजी मेथड है, जो मेथड मैं अभी आपको करवा रही हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट का, ये बहुत इजी मेथड है। इस मेथड के थ्रू आप जो है वो तमाम क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट का जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम है। सही है,
यानी कि इसका भी 200 मालूम, इसका भी जो मालूम करना है वो 200 में करना है, इसका भी 200 में करना है और इसका भी 200 में करना है। ठीक है, तो अप्लाई मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं। 156 ग्राम ऑफ सोडियम डाइसल्फाइड यील्ड, यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास किसका गिवन है, सोडियम डाइसल्फाइड का। पहले मैं किसके लिए कर रही हूँ, सोडियम डाइसल्फाइड के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला सोडियम डाइसल्फाइड। क्या किया, 156 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, यील्ड 474 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ऐसा ही है, 156 यील्ड कर रहा है 474, ऐसा ही ठीक। 156 ग्राम ऑफ सोडियम डाइसल्फाइड यील्ड 474 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब पूछो, अब बताना है इसमें क्या है कि 200 ग्राम में ये कितना प्रोड्यूस करेगा। तो हमने लिखा 200 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड यील्ड, वही वाला काम करना है। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है इस तरह ये लिखी है, इसको नीचे एज इट इज उतार देंगे आप। उतारने के बाद क्या काम करेंगे, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है स्टूडेंट, डिवीजन में चली जाती है, 156 डिवाइड में चली गई। और यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। लाइक 200 अगर हमने लिखा है तो ये देखो यहाँ चली गई। ऊपर वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, सही, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड में, और नीचे ये जो 200 लिखा है ये कहाँ चली गई, मल्टीप्लाई में चली गई। सही, तो ये जो है इससे आप पता लगा सकते हो इजीली कितना अमाउंट आया आपके पास। वो देखते हैं, हमारे पास जो थायोसल्फेट का अमाउंट आया है वो 607.69 ग्राम ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, अब ये हमें इसी तरह तीनों के लिए काम करना है। अभी हमने सोडियम डाइसल्फाइड के लिए काम किया, सोडियम सल्फाइड के लिए, ठीक है, सोडियम सल्फाइड को लेकर हमने क्या काम किया, थायोसल्फेट निकाला। थायोसल्फेट्स के साथ मोल रेशो लगा के, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप लगा के हमने निकाल लिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जो है अगेन सोडियम कार्बोनेट के लिए काम करेंगे। आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के आपके पास कितने मोल्स हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हमने किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स थे आपके पास, 1 मोल था, यानी कि उसका मास, मोलिकुलर मास कितना था, 106। ठीक है, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यील्ड 474 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, ऐसा ही है। अब देखो 200 में कितना होगा, इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 106 आपके पास डिवीजन में आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो ये होगा 894.33 ग्राम ऑफ थायोसल्फेट। सही, अब ये दूसरे का भी निकल गया। अब तीसरे का निकालते हैं। तीसरे का किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, वो इस तरह निकलेगा कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पीछे मॉलिक्यूलर मास कितना था सल्फर डाइऑक्साइड का, 4 मोल्स थे, इसलिए हमने इसका मास निकाला था 256, मॉलिक्यूलर मास जो निकाला था वो 256 था। 256 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यील्ड 474 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ ये वाली वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे, ऐसे उनके मोलर मासेस चेंज होते जाएंगे, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही जाएंगी। फिर 200 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यील्ड 474, मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, और डिवाइड में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 256 जो है वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक। अब देखो इसका जो आंसर है वो 370.31 ग्राम ऑफ थायोसल्फेट। तीनों के आंसर्स कंपेयर करते हैं। पहले वाले का आंसर क्या था आप लोगों के पास, 607.33 समथिंग, सही है। उसके बाद क्या है आपके पास, 894.33 ग्राम, ऐसा ही है। और जो तीसरा वाला है उसका क्या आंसर आया आपके पास, 370.31 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट इस तरह फाइंड करेंगे आप, जिसकी वैल्यू यानी जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका मास जो सबसे ज़्यादा कम कंज्यूम होगा, वो क्या होगा आप लोगों के पास, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जो कम कंज्यूम होगा, जो बहुत कम जिसका मास रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, बहुत कम जिसका मास रिक्वायर्ड होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन सब में आपने देखा किसका मास सबसे ज़्यादा है, देखो 894 आपके पास किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, 894 किसका है, सोडियम कार्बोनेट का, मतलब सोडियम कार्बोनेट इतना थायोसल्फेट यील्ड करेगा। ठीक है, 894। आपने पीछे सोडियम सल्फाइड पढ़ा, उसमें क्या हुआ था, उसमें आपके पास जो है वो 694 समथिंग था। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है, 370, यानी कि थर्ड वन जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किया है वो आपके पास थर्ड वन है, और उसका आंसर क्या आ रहा है, 370.31 ग्राम ऑफ थायोसल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट अमंग ऑल दी मासेस। तो क्या होगी, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी तमाम मासेस के अंदर। ठीक है, तो क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी सारे मासेस के अंदर। ठीक है,
तो ये आपका जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक से जो है वो आप क्या करोगे, सबके मासेस निकालोगे, हर एक जो एक मास गिवन होगा उससे आप क्या करोगे, तमाम के मासेस आराम से निकाल सकते हो, मास मास रिलेशनशिप लगाकर लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर उसमें से देख के बताओगे जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है मास की, वो आपके पास क्या हो जाएगा, तमाम मासेस के अंदर जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। सही, आपने तमाम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं विद फॉर्मूलाज, सारी जो है वो कंडीशंस जो जो एम्प्लॉय होती हैं, सॉरी अप्लाई होती हैं, वो सारी आप लोगों ने देख ली हैं, समझ ली हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर चैप्टर नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स और इसकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 2 की चलते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में हम लोग सबसे पहले आते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है, जब भी हमें क्या हो, गिवन हो, ATM गिवन हो। ठीक है, क्या गिवन हो आपके पास, व्हाट इज द प्रेशर इन टॉर ऑफ 3.5 ATM, यानी कि प्रेशर किस में निकालना है आपने, टॉर के अंदर निकालना है। गिवन किस में है आपको, ATM के अंदर है। ठीक है, प्रेशर किस में निकालना है आपने, टॉर में, गिवन किस में है, 3.5 ATM में। ATM भी जो है वो आपके पास जो है वो प्रेशर का ही यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट में कन्वर्जन जा रही है आपके पास। इतने प्रेशर आपको बता, प्रेशर में सॉरी टॉर में निकालना है प्रेशर, ATM में गिवन है। एक ATM किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3.5 ATM किसके बराबर होगा, 760 रखोगे, 3.5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखो 3.5 मल्टीप्लाई में आ गया, और 1 ATM कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, स्टोइचोमेट्रिक मेथड से आप जो है वो इसकी कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हो। तो इतना जो है वो टॉर हो जाएगा, 266 टॉर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर किस में निकाला था, टॉर में निकाला था, गिवन किस में है, ATM में। तो ATM को टॉर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एक ATM बराबर होता है किसके, 760 टॉर के। ठीक, तो 3.5 ATM कितने किसके बराबर होगा, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी एटमॉस्फेयर कॉरस्पॉन्ड्स टू, अब इसमें फिर से इन्होंने जो है वो क्या पूछा है, इन्होंने जो है वो आपके पास अगेन जो है वो किस में बात की गई है, ATM मालूम करना है आपने। सही, 760 टॉर आपके पास किसके बराबर होता है, एक ATM के। बस इसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया सब कुछ, जो चीज़ें यहाँ पर आपने इस तरह की हैं वो इन्होंने नीचे रिवर्स कर दी हैं। 760 टॉर बराबर है 1 ATM के। ठीक है, अब आपने जो है वो किस में निकालना है आंसर, आपने इसका आंसर टॉर में निकालना है। ठीक है, सॉरी ATM में निकालना है, आपको ATM में ही गिवन है। ठीक है, तो उन्होंने बस सिर्फ इतना पूछा है कि 950 के अंदर कितना जो है वो ATM होगा। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को बात, ATM में ही आंसर निकालना है। एक ATM की वैल्यू गिवन है, सही, और दूसरे ATM में निकालना है कि 950 ATM पे कितना होगा। तो 760 टॉर बराबर होता है 1 ATM के, तो 950 टॉर बराबर किसके होगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और 760 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास ATM आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप कहीं पर भी ATM और टॉर की कन्वर्जन कर सकते हो। सही, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पास MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। बॉयल्स लॉ क्या करता है, पहले तो इसका जो है वो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि PV इज इक्वल टू K। सही, PV किसके बराबर हो रहा है आपके पास, K यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसकी जो है वो डेफिनेशन ये है, स्टेटमेंट ये है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट किसकी है, प्रेशर की और वॉल्यूम की, ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और क्या चीज़ वेरी कर रही होगी या क्या चीज़ किस चीज़ की आपस में प्रोडक्ट होगा, वो होगा आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल्स लॉ कहलाएगा। अब बॉयल्स लॉ के लिए जो है न्यूमेरिकल जो प्लॉट हुए हैं वो देख लेते हैं कि किस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो आप इस जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, तो वो देख लेते हैं। What volume does 4 centimeter cube sample of a gas at 700 torr? अब इसमें आप खुद देखते हुए जाना कि आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, वॉल्यूम हो गया। आपके पास प्रेशर कितना है, 700 जो है वो आपके पास प्रेशर है। ठीक है,
व्हाट इज द प्रेशर व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm। अब आपके पास यहाँ 700 में गिवन है टॉर में, ठीक है, और किस में आपको निकालना है 2 atm में। जब वो चेंज हो गया तो आपको किस में निकालना है 2 atm में बताना है, ठीक है। कन्वर्जन सबसे पहले करोगे, टॉर को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा जो है वो दोनों यूनिट को इक्वल रखते हैं। एक यूनिट अलग, जैसे अब यहाँ cm क्यूब है तो dm क्यूब में नहीं बना सकते, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, dm क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सारे जो आपके पास यूनिट्स होते हैं उन्हें इक्वल करना पड़ता है, ठीक। तो 700 टॉर है, जब ये भी टॉर में मौजूद है तो आप क्या करोगे 2 को भी टॉर में कन्वर्ट कर दोगे, सही। आपके पास ये क्या है, एटीएम में कन्वर्ट करना है। 700 को आप जो है 700 टॉर जो है वो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एटीएम में कन्वर्ट कर रहे हो। 700 टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 700 को डिवाइड कर दोगे 760 से, ये डिवीजन है। 700 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 760 से। 760 आप लोगों के पास क्या था, पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है 760 की। 700 को डिवाइड कर दोगे जब स्टैंडर्ड वैल्यू से 760 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.92 ATM आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कन्वर्जन हो गई, प्रेशर आपको 0 ATM में मिल गया 0.92। वॉल्यूम कितना है आपके पास 400 cm3। फॉर्मूला क्या लगाओगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा P1, क्योंकि ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये P1 V1 इज इक्वल टू P2, ये उस सूरत में लगेगा जब आपके पास टेम्परेचर गिवन नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर जब आपके पास गिवन नहीं है तो आप क्या काम करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। क्या क्या चीजें गिवन होगी, प्रेशर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, एक और प्रेशर आपके पास गिवन होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो है कोई भी वॉल्यूम या प्रेशर निकाल सकते हो, सही। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन से ज़रा सुनिएगा। ये उस सूरत में काम करेगा जब आपके पास टेम्परेचर गिवन ना हो, एक प्रेशर गिवन हो, एक वॉल्यूम गिवन हो, सॉरी 2 प्रेशर्स गिवन हो, ठीक है, एक वॉल्यूम गिवन हो, तो आप दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें, P1 इंटू V1, ठीक है, V2 मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, V2 निकालना है, वॉल्यूम नंबर 2 निकालना है। वॉल्यूम 1 गिवन है, प्रेशर 1 भी गिवन है, प्रेशर 2 भी गिवन है, लेकिन मुझे क्या नहीं गिवन, V2 नहीं गिवन, यानी वॉल्यूम 2 नहीं गिवन। तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 रखा हुआ है। P2 क्या होगा, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होती है, इस तरफ इक्वल टू के बाद जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ जाकर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो डिवाइड में हो जाती है, ऐसा ही है। तो P1 क्या हो गया आपके पास 0.92, प्रेशर नंबर 1 जो निकाला था वो ये वाला, प्रेशर 1 आपके पास क्या था 0.92 ATM, ठीक है। वॉल्यूम 1 क्या है आपके पास 400 cm3, जो आप लोगों ने यहाँ किया है, और उसके बाद जो आपके पास प्रेशर नंबर 2 है P2, यहाँ पर क्या होगा आपके पास P2 हो जाएगा, वो क्या है 2 ATM, ठीक है। P2 प्रेशर नंबर 2 ATM इज इक्वल टू V2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, V2 आ जाएगा 184 cm3, ठीक है। तो जिसमें आपके पास आंसर था यानी कि 400 cm3 में ही आंसर था, तो आपने यहाँ पर भी जो है वो cm3 इक्वली लिखा। तो यानी कि जो दोनों यूनिट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, कभी भी यूनिट्स अलग मत करिएगा। आगे चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है, एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, जो रेशियो हो जाएगा, यानी रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, ठीक है, और क्या कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आपको ये उस सूरत में अप्लाई करेंगे आप, ये जो चार्ल्स लॉ है ये जब आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो लेकिन आपके पास प्रेशर गिवन ना हो, सही। अब एक इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी एक एग्जांपल है, वो है हमारे पास, अब चाइल्ड्स बलून हैज वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm3, यानी कि चाइल्ड है, ठीक है। अब चाइल्ड है एक बच्चा, उसके पास जो वॉल्यूम है, सॉरी बलून है, बलून का वॉल्यूम क्या है 3.80 dm3, ठीक है, 3.80 dm3। व्हेन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर देखो, अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन होगा और टेम्परेचर गिवन होगा, लेकिन आपको प्रेशर गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो जो उसका ये वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर कितना है T1, आप इसको क्या ले सकते हो T1 ले सकते हो, ठीक है। T1 आपके पास हो गया 31, यहाँ हम लिख देते हैं इसको
ठीक है, T1 हो गया, T1 आपके पास हो गया 35 सेंटीग्रेड है। अब सेंटीग्रेड है, जब डीएम क्यूब में चीज़ मेंशन हुई है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, केल्विन भी जो है वो इसके बाद डिग्री का एक जो है वो टेम्परेचर का एक यूनिट है। ठीक है, उसको अगर हम केल्विन की ये वैल्यू कांस्टेंट होती है 273। ठीक है, केल्विन में जाने के लिए जो आपके पास सेंटीग्रेड होता है उसको आप प्लस कर देते हो 273 से, ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है 273। इसके साथ जब प्लस कर देते हो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ये T1 हो गया, ये आपके पास हो गया T2, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेंशन हुआ हुआ। What is the volume if balloon is put? अब इन्होंने पूछा है, पहले आपके पास क्या था, एक चाइल्ड बलून है उसके पास, उसका वॉल्यूम क्या है 3.80 dm क्यूब व्हेन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर उसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका वॉल्यूम कितना है 3.80। व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इन रेफ्रिजरेटर? वॉल्यूम क्या हो जाएगा जब बलून को हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, एंड प्रेशर इनसाइड द बलून इज ATM प्रेशर एट ऑल द टाइम, यानी कि जो प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये जो है वो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप काम करोगे। ओके, अच्छा अब क्या काम करना है हमने, अब हमने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्या निकालना है आप लोगों ने निकालना है V2, वॉल्यूम 2 निकालना है। तो नीचे वाली डिवाइड में वैल्यू है, ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर T2 जब नीचे डिवाइड में होगी तो ऊपर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, यानी V1 के साथ कौन मल्टीप्लाई में चला गया, T2 मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, T1 तो ऑलरेडी नीचे मौजूद था और आपने क्या किया, V2 निकाल लिया। आपके पास जो आंसर आया वो 3.4 समथिंग इसमें चला गया। ठीक है, 3.4 dm क्यूब में चला गया। ठीक, चलते हैं आगे एवोगैड्रोस लॉ की तरफ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है आप लोगों के पास, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर जब सेम होगा तो उन तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा। टेम्परेचर प्रेशर जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, खराब हो गया, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर कुछ गैसेस ली गई हैं, कुछ गैसेस का जो है वो वॉल्यूम आपके पास इक्वल है। सही है, वॉल्यूम जब सेम है सबका, तमाम गैसेस का, 4 गैसेस या 3 गैसेस ले लीजिए, उन सबका वॉल्यूम हमने इक्वल रखा। ठीक है, 4 वॉल्यूम सबका रख दिया। अब हमने क्या किया, उन सबके अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो सबका सेम रखा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीजें सेम रखी, तो क्या होंगे, उनके अंदर जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, तो ये इससे जो है वो आप एवोगैड्रो लॉ बता सकते हो। थस क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। N क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। The volume of a gas is directly proportional to the number of the molecules। यही बात है, वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो बात यहाँ उसमें करी है इक्वेशन में, वो यहाँ पर आपको वर्डिंग में बता दी है। एवोगैड्रो लॉ इज एबल टू डिटरमाइन द रिलेटिव मासेस ऑफ द गैस। एवोगैड्रो लॉ से आप क्या कर सकते हो, किसी जो है वो गैस का मास निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हो। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर आपके पास कंडीशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर प्रेशर जो है वो आपके पास 760 टॉर प्रेशर हो जाएगा, 1 ATM इसका जो है प्रेशर टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 ATM या फिर 760 टॉर। 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वेट, 1 dm क्यूब जो है ऑक्सीजन का वेट कितना है, 1.43 ग्राम। सही, एंड 1 dm कार्बन मोनोऑक्साइड वेट्स 1.25 ग्राम। दोनों के क्या है, वॉल्यूम सेम है, उनके वेट्स देख लें क्या क्या है। ठीक है, द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। मोलिकुलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 32 है। सही है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। O2 में मेंशन है, O2 तो कितने हो गए आपके पास, कितने हुए, 32। ठीक है, आपके पास का आंसर कितना हो गया, 32। सही, व्हाट वुड बी द मोलिकुलर मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा, तो आप इससे क्या कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई विद द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास है यानी 1.525 मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से और डिवाइड कर देंगे किससे, ऑक्सीजन के मास से, तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन तक। थैंक यू।